प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4th लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ स्टडी करेंगे। देखिए, कूलम्ब्स लॉ की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हमारे पास अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज हों तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज दो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हमारे पास कोई दो नेगेटिव चार्ज हो तो भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। लेकिन अगर हम अनलाइक चार्जेस लें तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। तो हमें यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अनलाइक चार्जेस के बीच में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। और अगर हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ में ये जो फोर्स है इसके मैग्नीट्यूड को ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसके मैग्नीट्यूड को ही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, ये दोनों चार्ज स्टेशनरी होंगे, इसलिए इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। और कूलाम ने इसको दिया था, इसलिए इस फोर्स को कूलामियन फोर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स कैलकुलेट हम करेंगे, इसके दो नेम हम बोल सकते हैं कि एक तो या तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे या कूलामियन फोर्स हम इसको बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करते हैं और हमारी ये बात समझ में आ चुकी है कि कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली हम क्या करेंगे, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात की जाए तो कूलम्ब्स लॉ में हम दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस लेते हैं, Q1 और Q2। वी हैव 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज। हमारे पास क्या है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है। स्टेशनरी मतलब दोनों रुके हुए हैं, पॉइंट मतलब इनका साइज बहुत छोटा है, इनके बीच की डिस्टेंस से बहुत छोटा साइज है इनका। ऐसे चार्जेस जिनके बीच में सेपरेशन से उनका साइज बहुत छोटा होता है, रेडियस बहुत कम होता है, उन्हें हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। That means we have two stationary point charges and they are separated at distance small r from each other in vacuum। हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज पॉइंट स्टेशनरी हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, और इन दोनों को प्लेस किया हुआ है वैक्यूम में। तो साइंटिस्ट कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो रिलेशन आ रहा है कि ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन मेन बातें होती है। सबसे पहली बात तो ये किसके लिए एक्ट करता है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए एक्ट करता है। दूसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो, वो इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी बात यह है कि चाहे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो, वो लगेगा उसी लाइन के अलोंग जो लाइन इनको ज्वाइन करती है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। मतलब अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अट्रैक्टिव लगेगा तो इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो लाइन इसको ज्वाइन, इन दोनों चार्जेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज होते हैं और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड एट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वो सेपरेटेड हो, तो यहाँ पर इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसको लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन होगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से। रिमेंबर ये स्मॉल q है, ये कांस्टेंट स्मॉल q, क्योंकि कैपिटल Q भी यहाँ काम आता है, इसलिए इसको स्मॉल q ध्यान रखना बहुत जरूरी है, R स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, इस कांस्टेंट को नेम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट, या इसको कूलम्बियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। देखो आपको सब लोगों को बताना चाहिए, जितने भी कांस्टेंट फिजिक्स में आती है वो प्रैक्टिकल मेजरमेंट से कैलकुलेट किए जाते हैं और उनकी वैल्यू में डायरेक्टली याद करनी पड़ती है। यहाँ जो एक कांस्टेंट आया एक के, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × इसकी यूनिट अगर हम निकाला जाए तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए एफ जो है यहाँ से के निकालेंगे तो क्या आएगा Fr² Q1 Q2। देख लीजिए आप, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q1 Q2 आपका डिवाइड देगा, तो के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी न्यूटन फोर्स की, मीटर स्क्वायर इसकी, और नीचे क्या आएगी कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2 इसकी यूनिट होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर दो चार्जेज हो आपके पास पॉइंट साइज के और स्टेशनरी और दोनों के बीच में फोर्स अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, कुछ भी खास इसमें नहीं है। अब इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो ये जो फॉर्मूला है हमारा दो चार्जेज के बीच में फोर्स निकालने का, ये केवल वैलिड होता है वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, या फिर हम कहें एयर के लिए भी ये वैलिड रहता है। मतलब अगर आपको एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में दो चार्जेज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखें अगर हम मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, इस फॉर्मूले से आप दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वैक्यूम में या एयर में। याद रखें मीडियम में नहीं कर सकते, इसमें कुछ और चीज़ें आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर ये जो के है इसकी वैल्यू कैसे है, इसकी वैल्यू है 1/4πε0। के की जो फिक्स वैल्यू है वैक्यूम के लिए वो है 9 × 10⁻⁹, और इसकी एक और वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है। अभी ε0 क्या है? बेसिकली ε0 है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम। अब जो भी हमें डिस्कस करना है वो इसी के बारे में करना है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसकी यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट की, तो इसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको आ रही चाहिए आपको निकालना। बहुत सिंपल सी बात है, पूछी भी गई है पहले भी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, CBSE में पूछी जा सकती है, स्टेट बोर्ड में हो आप तो उसमें भी पूछी जा सकती है। तो बहुत ध्यान से जो है ε0 की डायमेंशन हम यहाँ पे निकालेंगे। पहले इसकी वैल्यू और डेफिनेशन की बात करेंगे। अभी ε0 होता क्या है? देखो के की जो वैल्यू आई है वो 1/4π से आई, और ε0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और ये जो ε0 है इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले। कूलम्ब्स लॉ हमारा खत्म हो चुका है, यहीं तक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। तो यहाँ पर ε0 के बारे में डिस्कस करना है। अभी ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बेसिकली होती क्या है? हम जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी मीडियम की डिफाइन करेंगे। हालांकि यहाँ जो परमिटिविटी लिखी हुई है वो वैक्यूम की लिखी हुई है, मीडियम की डिफाइन करते हैं, फिर वैक्यूम के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, इमेजिनरी लाइन्स होती है जिनसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात हमारे सामने आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ मटेरियल्स में से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाता है और कुछ मटेरियल्स से कम अमाउंट में पास होता है। और जितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम को पेनेट्रेट कर पाता है, पास कर पाता है, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स परमिटिविटी। बहुत सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस अमाउंट से, किस डिग्री से किसी मीडियम में से पास हो रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। वही किसका मेजर है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगा किसी चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो मीडियम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता है या कम अमाउंट में अलाउ करता है। तो जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पेनेट्रेट हो पाएगा, पास हो पाएगा, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब ये थी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसकी वैल्यू और यूनिट और डायमेंशन की। इसकी वैल्यू और यूनिट और डायमेंशन की भी हम बात करेंगे। आपको डेफिनेशन क्लियर है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है।
आज की क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया और कूलम्ब्स लॉ से हम दो चार्जेज के बीच में, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमने दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज Q1 और Q2 लिए और दोनों को सेपरेट कर दिया स्मॉल r डिस्टेंस पर वैक्यूम में, और हमने देखा कि यहाँ पर जो फोर्स इनके बीच में एक्ट करता है वो इन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और ये फोर्स हमेशा उसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है जो लाइन इन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करती है। कंबाइन में हमने लिख दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2। और ये के की एक और वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसी के बारे में हमें आगे डिस्कशन करनी है। अब कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो क्या था, F = K Q1 Q2/r²। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दोनों एक ही बात है। ये आपका फोर्स का K की वैल्यू आपको पता है। अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, परमिटिविटी के बारे में। किसके बारे में करेंगे, परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन होगी तो ध्यान देंगे, परमिटिविटी की डिस्कशन है पूरी की पूरी। परमिटिविटी की पूरी डिस्कशन अगर हम करना चाहें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई K। बहुत सिंपल सी बात है, इसको इधर लगे, इसको इधर 1/4 की वैल्यू 4, 3.14, K की वैल्यू 9 × 10⁹ हमने पढ़ी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2। सॉल्व करेंगे इन सबको, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.854 × 10⁻12। ऊपर ले जाएंगे इसको, न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू और यूनिट आ चुकी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि जो अमाउंट होता है किसी मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने का वैक्यूम में, क्योंकि ये वैक्यूम की, वो कितना होगा 8.854 × 10⁻12। यूनिट जरूर याद रखें, न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। अब याद भी रख सकते हैं इस यूनिट को। देखिए के की जो यूनिट होती है उसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है। के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 और कूलम्ब स्क्वायर। इसको मतलब साइन चेंज कर दीजिए यूनिट के, तो आपको ये मिल जाएगी। ऐसे याद रख सकते हैं आप, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं यूनिट से या फॉर्मूला से। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन सबको पता होती है, m1 L1 T-2। कितनी पावर है इसकी, -1 लगा दी। मीटर की जगह क्या लिखेंगे, L की पावर -2, मीटर की पावर -2 है। कूलम्ब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। भाई कूलम्ब किसकी यूनिट है, चार्ज की, और चार्ज का फॉर्मूला हमने Q = IT पढ़ा था, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, A1 T1। तो यहाँ पर A1 T1 इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m1 L-1 T-2। यहाँ से कितना आएगा, L-2। यहाँ और सॉल्व करेंगे तो A2 T2। फाइनली सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा, m1 L-1 L-2 कितना होगा, L-3 T-2, सॉरी यहाँ पर T+2 होगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, T2 और T2 कितना होगा, T4 और A²। ये किसकी डायमेंशन है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपको, देखो याद तो हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको एक फॉर्मूले से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया, यही है कूलम्ब्स लॉ। आप चाहो तो चार्ज की सीजीएस यूनिट याद रख सकते हैं। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ESU, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ESU चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, माइनस नहीं, ये आप याद रखें, सॉरी +9। कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁻9 ESU होते हैं एक कूलम्ब में। ये आप जरूर याद रखें, ये भी सीजीएस यूनिट है, ये आपकी काम भी आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है अगर हम डिस्कशन करें। अब देखिए ये जो फॉर्मूला पढ़ा हमने कूलम्ब्स लॉ से, इससे हम दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि कोई भी दो चार्जेस अगर आपको दे रखे हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है दो चार्जेस के बीच में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F = K Q1 Q2/r²। ये इसको हम बोले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला होगा।
याद रखें इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं वैक्यूम में, फ्री स्पेस दे रखा हो तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एयर दे रखी हो तो भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखें। लेकिन अगर आपको वाटर दे दिया जाए या कोई भी मीडियम चेंज कर दिया जाए, केरोसिन दे दिया जाए, वाटर दे दिया जाए, सिल्वर दे दिया जाए, कुछ भी मीडियम चेंज कर दिया गया तो फिर इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, वहां पर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको हो सकता है चार्ज दे दे Q1 = 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, दो चार्ज है 1 कूलम के, इन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इनके बीच में फोर्स बताओ, तो लगा देंगे फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, 1 × 1 × 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। लेकिन अगर इन्हीं दोनों 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर वैक्यूम या एयर में नहीं रख के अगर हम इसको वाटर में रख दें तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहां पर कौन चेंज होगी, परमिटिविटी। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि मीडियम में दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाए, इसी पर बेस्ड है हमारा टॉपिक, उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिससे हम मीडियम में फोर्स निकाल पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसको हम बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।